सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या मतलब, हम तो आज भाई कागज पेन लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो हम व्यंजन बता देंगे फिर तो। ऐसा जी, चलो बच गए, अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे अपना व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। मतलब पहले कुछ बनाना ही पड़ेगा। हाँ, बनाएंगे, क्योंकि आपने अच्छा। कागज पेन निकाल लिया था तो मैंने कहा व्यंजन बता देंगे। ठीक है, लेकिन वही हम बात करेंगे। आज बुधवार है तो सखी विशेष में वीरांगनाओं की हम बात करते हैं। डॉक्टर राधा बाई बिना डॉक्टरी किए हुए यानी पीएचडी हो या एमबीबीएस हो, बिना वो किए डॉक्टर राधा बाई कही जाती हैं, तो उन्हें हम याद करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, विश्व मौसम दिवस की बात करेंगे। और इसके साथ ही आज है 23 मार्च है, शहीद दिवस है। जी हाँ। तो शहीद दिवस में हम उन वीर सपूतों को याद करेंगे, क्योंकि हमारा देश भारत और यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता और इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। ये देश उन वीरों की कर्मभूमि है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज 23 मार्च का दिन उन शहीदों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वे हैं वीर सपूत, आज़ादी के दीवाने, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनके बलिदान की गाथा हम सभी भारतवासियों को ये याद दिलाती है कि देश प्रेम से और उसकी आज़ादी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जी हाँ, तभी तो कहते थे, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। भगत सिंह अक्सर ये शेर गुनगुनाते रहते थे और भगत सिंह मार्क्स व समाजवाद के सिद्धांतों से प्रभावित थे और इसीलिए उन्हें अंग्रेज़ों के मजदूरों के प्रति जो शोषण वाली नीति थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ऐसी नीतियों के लागू होने के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए ही क्रांतिकारियों ने लाहौर की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई भी खून खराबा ना हो, बस आकर्षित कर सकें सरकार का ध्यान अपनी तरफ, वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनकी आवाज़ अंग्रेज़ों तक पहुंच जाए। और फिर योजना बनाई गई। निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंक दिया। वे चाहते तो भाग सकते थे, पर भगत सिंह की सोच थी कि गिरफ्तार होकर वे अपना संदेश बेहतर ढंग से दुनिया के सामने रख पाएंगे। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन व अध्ययन भी उन्होंने जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल में भगत सिंह और बाकी साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की और 23 मार्च सन 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। जी। और फांसी पर जाते समय भी रेणु जी वो तीनों गा रहे थे कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। बिल्कुल। और फांसी से पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को लिखे पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उसे ये फिक्र है हरदम तर्ज जफा क्या है, उसे ये फिक्र है हरदम तर्ज जफा क्या है। तर्ज जफा मतलब अन्याय क्या है। हमें ये शौक है कि देखें सितम के इंतहा क्या, दहर से क्यों खफा रहें। हमें ये शौक है देखें सितम के इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख से क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। और इससे उनके शौर्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहीद भगत सिंह सदा कह सकते हैं ना शेर की तरह जिए। तभी तो हम कहते हैं ना कि मतलब क्या कहें, उनको याद करते ही रोमांच सा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जो ये काम किया है और वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और आवाज आज भी हमारे अंदर गूंजती रहनी चाहिए जी। और वे कहते थे कि आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। और जो मतलब जो बहरे हो चुके हैं उनको सुनाने के लिए ऊंची
आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये बात उन्होंने बम फेंकने के वक्त जो पर्चे फेंके थे उनमें ये बात लिखी हुई थी। और माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं। और बहुत सारे हमारे साथियों ने, आज का दिन कुछ ऐसा है कि बहुत सारी लोगों ने नमन लिखा है, श्रद्धांजलि दी है और जिफ भेजे हैं बहुत तरह से हमारे फेसबुक पर। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या बात है। और इसी तरह के साथी ने लिखा है कि 3 युवा परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा, वो हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। क्या बात है। जिए तो खूब जिए और मरे तो खूब मरे, महाविदाई पर सतलुज का शमशान रो पड़ा। गर्दनों के गुलाबों ने किया माँ का अभिषेक, ओज भरी कुर्बानी पर सारा जहान रो पड़ा। इंसानों को तो रोना ही था बहुत मगर सांसों के थमने पर तूफान रो पड़ा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत को भूलना नहीं है, यही प्रण ले 23 मार्च को सारा भारत महान रो पड़ा। तीनों अमर वीर बलिदानियों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। तो हम सब की भी ओर से, पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि नमन करते हैं। और इन तीनों को, उसके साथ बहुत सारे ऐसे अनाम जो हमारे सेनानी हुए, वीर सपूत हुए, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया, उन्हें भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही थम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
जब भी ऐसे गीत सुनते हैं रेणु जी, तो बस देश प्रेम से दिल है जो भर जाता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। लगता है कि हम भी कुछ अपनी तरह से जितना हम योगदान दे सकते हैं देश के प्रति, हम जरूर दें। जैसे कैसे दे सकते हैं? जैसे कि हम फौज में तो लड़ने नहीं जा रहे क्योंकि हमने सीखा नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन हम आसपास जो हमारे एरिया में, जो हमारे समाज में रहते हैं लोग, जिनको ज़रूरत है किसी तरह की सहायता की, तो हम उस तरह से उनकी मदद तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल मदद कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो देश के विकास के लिए टैक्स आदि होते हैं, जैसे कर है, हाँ, समय से आप उनका भुगतान करें। बाकी जैसे बिजली का अगर हम नहीं पूरी तरह से भुगतान करते हैं तो ये भी एक तरह से चोरी है। इस तरीके की चोरी ना करें। कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका पूरा करें, देखें, शिकायत करें, चुप ना रहें। या कहीं आपको लगता है कि ये देश के हित की बात नहीं है तो उसको रोकने की कोशिश करें। स्वयं तो ना ही करें बल्कि और लोगों को रोकने की कोशिश करें। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है तो हम सिर्फ एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं करते कि बड़ा दौड़ धूप करनी होगी। ये बहुत गलत है। इस तरह से कहीं ना कहीं हम इन गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर कुछ गलत हम देखते हैं तो हम कुछ आवाज़ उठाएं, 4-5 लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो ज़रूर सुनी जाएगी। और अपने थोड़े से आराम वाला जो आपका है ना नजरिया, उससे थोड़ा सा बाहर निकले। कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं और हम सोचते हैं अरे अब ये कौन करने जाए। तो ये वाला जो नजरिया अंदाज है उसको थोड़ा छोड़ें, आगे बढ़ें। क्योंकि देखो प्रकृति चलती रहती है, चक्र है, ऐसे ही हमें भी चलते ही रहना चाहिए। मौसम है बदलता है, इसी तरह से तो हमारे जिंदगी में भी बदलाव आता है। और एक बदलाव आने से क्या होता है, एक रस जो जीवन चल रहा होता है उसमें बदलाव होने से एक नया उत्साह आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि मौसम जो बदलता है, तो पहले तो अगर हम मौसम की खूबसूरती की बात करें तो जब मौसम बदलता है ना तो मनुष्य का जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है, खुशहाल हो जाता है। जैसे बसंत ही है, बसंत में खुशियां चारों ओर बिखरती है, वृक्षों पर, फूल पौधों पर, तो हम लोग उसको देखकर खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो हम अपने काम के प्रति भी ध्यान देते हैं और प्रगति हमारे लिए एक तरह से प्रगति के रास्ते खुलते हैं। और इससे क्या होता है, इससे प्रकृति का में जो परिवर्तन होता है उसमें बदलाव जो हम देखते हैं कि वो कैसे पल्लवित होते हैं, कैसे पुष्पित होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मौसम परिवर्तन की जब मार होती है जो इंसान को प्रभावित करती है तो उससे प्रकृति जो है इंसान को एकदम हिला करके रख देती है। संपूर्ण जनमानस से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु इससे प्रभावित हो जाते, कोई भी बच नहीं पाता है। और इन सब के प्रभावों से लोगों की जानकारी कैसे मिले, क्या जागरूकता का दृष्टिकोण हो, इन सभी तथ्यों पर अगर गौर फरमाया गया और मौसम के परिवर्तनों को भांपने और उसके सकारात्मक नकारात्मक असर को जानने के मकसद से ही ये जो दिवस है, ये साल 1950 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी 1950 में। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 191 सदस्य देश हैं, क्षेत्र हैं। और इस संगठन का इस्तेमाल बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे समय रहते हुए होने वाले नुकसान से बचा जा सके या कुछ हम अपनी सुरक्षा के उपाय कर सकें समय से पहले अगर हमें पता चल जाए। तो आज के दिन, इस दिन राष्ट्रीय मौसम विभाग और जल विज्ञान सेवाओं की समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए योगदान पर भी बहुत सारे प्रकाश डाले जाते हैं, कोशिश की जाती है। क्योंकि जल और थल दोनों में मौसम परिवर्तन के समय हलचल होना बहुत स्वाभाविक है, तो जो टाली तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने कहा कि समय से अगर आपको पता चल जाए तो बचाव किए जा सकते हैं। बहुत सारे जन धन की जो है बचाव किया जा सकता है, सुरक्षा की जा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है। कब कहाँ कौन सा मौसम हो जाए, इन सब चीज़ की थोड़ी पहले से जानकारी हो सकती है। और इसीलिए हमें मौसम विभाग की आवश्यकता पड़ती है और मौसम विभाग ये सब करता भी है कि हमें बताता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि मौसम विभाग जो है प्राकृतिक आपदाओं से हमें जागरूक कराता है और इन्हीं खूबियों के कारण प्रतिवर्ष 23 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर शोध होते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो भू वैज्ञानिक होते हैं, वे अपने कार्यों को जो करते हैं, खोज करते, पता लगाते हैं, वो लोगों तक बताते हैं। आज के दिन इन शोधों को पुरस्कृत भी किया जाता है। जो लोग कार्य करते हैं उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार, प्रोफेसर डॉक्टर विल्हो वेल्सा पुरस्कार एवं द नोरबर्ट गैबियर मम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। मौसम विज्ञान वर्षा की स्थिति, चक्रवातों की संभावनाएं एवं हवाई यातायात, समुद्री यातायात को
मौसम की सटीक जानकारी प्रदान कर सहायता करता है। और जब देखते कहीं हम यात्रा कर रहे होते हैं, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय सूचना होती है कि भाई इस समय मौसम खराब है, अभी हवाई यात्रा संभव नहीं है, तो कुछ देर के लिए विलंब से फ्लाइट चलेगी, टाली जाएगी। तो इस तरह की जानकारी मिलती है। इसी तरह जब समुद्री यातायात के माध्यम से हम जा रहे होते तब भी हमें मौसम की जानकारी मिलती है, तो जो विभाग है उसको मिलती है, तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। और इस विभाग का उद्देश्य मानव की तकलीफों को कम कर उनका विकास करना है, उनको संभालना है। जी हाँ, क्योंकि अगर जो विनाशकारी चीजें होती हैं उनसे अगर हम बच जाए तो बाकी जो हमारी ऊर्जा है, समय है, वो और भी विकास के काम में लग सकती है। तो मौसम विभाग का जो प्रयोग है आज के समय में मौसम गुब्बारों, रडारों, कृत्रिम उपग्रहों, नाविकों, समुद्री जहाजों, उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो सड़क एवं विमान यातायात का प्रबंधन संभालते हैं। मुझसे बहुत आराम मिलता है। ये सारी बातें मौसम पर्यवेक्षक टावरों, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर में और भिन्न भिन्न अंक गणितीय मॉडलों से भी संभव हो पाती है। जब मौसम विभाग जानकारी उपलब्ध कराता है तभी दूर देशों की यात्रा संभव हो पाती है। और प्रतिवर्ष मौसम विभाग संगठन ये दिन किसी न किसी खास विषय को ध्यान में रखकर ही बनाता है। जैसे कि 2021 में विषय था महासागर, जलवायु और मौसम। और अगर हम सोचे तो प्रकृति से बिना छेड़छाड़ के भी विकास के रास्ते पर चला जा सकता है, और मानवीय हस्तक्षेप से ही मौसम का जाहिर है कि संतुलन बिगड़ भी रहा है। जी बिल्कुल। और इस वर्ष यानी 2022 की थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, यानी पूर्व चेतावनी और पूर्व कार्यवाही। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जल, मौसम विज्ञान और जलवायु सूचना प्रदान करना मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्राप्त होती है। इस दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मौसम संबंधी विभाग के अधिकार, विशेषज्ञ समुदाय के नेताओं और आम जनता के लिए सम्मेलन, संगोष्ठी और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से मौसम में घटने वाली विभिन्न घटनाओं पर मंथन भी किया जाता है। मौसम में हो रहे परिवर्तन और उस पर पड़ रहे प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाता है। कई देश जो हैं इस खास दिवस के लिए मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हैं, विशेष डाक टिकट भी करते हैं, अंक जारी करते हैं। ये टिकट घटना या देश की मौसम विज्ञान की उपलब्धियों से हमें अवगत कराता है। वैसे भी मौसम के बारे में जानकारी लेकर यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। और इस दिन को मनाने के उद्देश्य को हम सभी को समझना चाहिए और घर में से निकलने पूर्व ऐसी बातों को जानना ही चाहिए। केवल घर से निकलने से पूर्व क्यों, हम कहीं जा रहे होते हैं बहुत अपने प्रांत से किसी और प्रांत में, प्रदेश में, तो खास तौर से हमें जब सूचना मिल जाती है कि अरे वहाँ तो बहुत ठंड है, तो हम उस हिसाब से यात्रा केवल कहाँ, यात्रा के साथ साथ जो हम अटैची लगाते हैं उसके भी कपड़े बदल जाते हैं। अगर पता चल जाए कि वहाँ इतना डिग्री है या माइनस में जा रहा है तो उस हिसाब से जाड़े के कपड़े भर जाते हैं ठंड से बचने के लिए, या कभी कभी हमारे कपड़े कम भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इस तरह से अनुमान लगा लेने से हमें बहुत फायदा होता है। हम कहीं भी दूर जहाँ घूमने जा रहे हों या शादी विवाह में जा रहे हों, मित्र के घर जा रहे हों, हमें पता चल जाता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। और रेणु जी, जब ये जो सूचनाएं मिलती मौसम विभाग के द्वारा, जो तटीय इलाकों पर रहते हैं या मछुआरे जो जाते हैं अपने काम के लिए समुद्र के बीच में, तो वो भी, उनको भी सूचना मिलती तो वो भी रुक जाते हैं। तो रुक तो जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे, गीत सुनेंगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, है ना? मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मी के सारे,
आजा प्यार करे। ये चंदा बेरी देखे ऐसे में बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। प्यार की लंबी राहें बाहों में डाले बाहें कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, खैर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। तो रेणु जी देखिए, ये मौसम का गीत सुना तो कुछ मौसम बदल भी गया है। देखिए हमें एक संदेश मिला है कि विश्व मौसम दिवस की खूब खूब बधाई। सभी मौसमों की अपनी एक अनूठी विशेषताएं होती हैं। हमें भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुओं का आनंद लेने का सुनहरा अवसर हर वर्ष मिलता है और अपनी अपनी पसंद के अनुसार किसी को इन मौसमों में से एक मौसम सबसे अधिक प्रिय होता है। तो भाई किसको कौन सा मौसम पसंद है वो बताए कमेंट्स में। हाँ, ये बात तो सही है। कुछ लोगों को सर्दियां बहुत भाती हैं, किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, किसी को बरसात से बड़ी नफरत होती है, कहते हैं अरे क्या हो गया। लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो भी उसका भी मजा नहीं ले पाएंगे, इसलिए थोड़ी गर्मी वाला मौसम हो तो ज्यादा अच्छा है। सब चाहिए लेकिन सबसे अच्छा मौसम लगता है कि सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बस जल्दी जल्दी काम करो, बस कंबल ओढ़ के बैठ जाओ। जल्दी जल्दी काम ही तो जल्दी जल्दी नहीं होता है। हाँ, लेकिन करना पड़ता है। ये बात तो है, लेकिन हाथ तो ऐसे जम जाते हैं कि पूछो मत, जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है। खैर बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं हमारी कि जिनको अगर हम याद कर लें तो सर्दी गर्मी बारिश सब कोई बाधा नहीं रहेगी और सब भाग जाएगी। बिल्कुल। और हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राधाबाई जी की। डॉक्टर राधाबाई स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थी और आपको रायपुर नगर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। आपका जन्म नागपुर महाराष्ट्र में साल 1875 में हुआ था और उनका बहुत ही कम आयु में विवाह हो गया था और जब वे मात्र 9 वर्ष की थी तभी उनके पति का देहांत हो गया था और उन्हें घर के पड़ोस में ही एक प्यारी सी सखी मिल गई जिनसे वे हिंदी सीखने लगी और साथ में रहने लगी। वहीं वे दाई का भी काम उनसे सीख करके करने लग गई थी। कुदरत ने अब उनको ये भी मंजूर नहीं था तो उनकी सहेली को भी एक दिन उनसे छीन लिया और वे फिर अकेली पड़ गई। उनकी सखी के जो बेटा बेटी थे उसे ही राधाबाई के भाई बहन उन्होंने बना लिया एक तरह से और बिल्कुल भाई बहन बने रहे उनके हमेशा। इतनी घनिष्ठता और प्रेम था आपस में कि पूछो मत, कि मतलब देखने वालों को पता ही नहीं चलता था कि ये दूसरे परिवार की हैं। और कुछ इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। सन 1918 में वे रायपुर आ गईं और दाई का काम करने लगी। सन 1920 में जब महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए तब राधाबाई को लगा कि उन्हें बस अब
पथ प्रदर्शक मिल गया है। और उस वक्त धमतरी तहसील के कंडेल नाम के गांव में किसान सत्याग्रह चल रहा था और गांधी जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से पड़ा। राधाबाई तब से गांधी जी द्वारा संचालित सभी आंदोलनों में आगे रहने लगी। उस समय रोज प्रभात फेरी निकाली जाती थी। खादी बेचने में, चरखा चलाने में महिलाएं आगे रहती थी। साथ ही महिलाएं जो एकादशी महात्म्य सुनने के लिए आती थी, उनके साथ राधाबाई वहीं पर उन्हें चरखा सिखाने बैठ जाया करती थी। जी। और सब मिलकर क्या गाती थी रेणु मैम? देखो, ऐसा है ना कि उस समय बहुत सारे चरखे पर गीत थे और बहुत सारे देशभक्ति गीत भी रहे। और चरखा तो अपने आप में कहना चाहिए कि प्रेरणा देता है। और वो लोग गाती थी, मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चालू रहे। मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चालू रहे। ये एक तरह से आपकी कर्तव्य निष्ठा का भी प्रतीक है कि आप कर्तव्य ऐसे ही करते रहें, अपने कर्म पर डटे रहें। और ऐसा कहते हुए वे अलग अलग जगह घूमती। राधाबाई का घर जो एक मस्जिद के सामने था, वहाँ और भी बहनें एकत्रित होती थीं, जैसे पार्वती बाई, रोहिणी बाई, कृष्णा बाई, सीताबाई और राजकुंवर बाई। चरखा काटने के बाद वे प्रभात फेरी निकालती थीं और बहुत सारी कुप्रथाओं को उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसी में से पर्दा प्रथा रोकने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की। उसके लिए उन्होंने अभियान सा चलाया और सदर बाजार का जगन्नाथ मंदिर बनता था उनका सत्याग्रह स्थल। जी। और सभी जाति की बहनें पर्दा प्रथा के खिलाफ भाषण देती, कुछ घुटन महसूस करती थी। वे चाहती थी कि ये प्रथा खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ में कुछ वस्त्र जैसे की प्रथा नहीं थी पहनने की, तो वे चाहती थी कि ये प्रथा भी खत्म हो जाए। और वो लोग इसको मतलब मजाक बनाते थे कि ये किसी अलग तरह के प्रोफेशन वालों का ये पोशाक है। तो बोधन बाई की एक महिला थी, उनकी प्रेरणा से सबसे पहले बोधन बाई ने ही वो वस्त्र पहनना शुरू किया। और धीरे धीरे सभी महिलाओं ने पहनना शुरू कर दिया। हाँ, एक तरह से कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और जब हम एकजुट होकर कुछ भी करेंगे तो पूरे समाज जो है उसको समझना पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ और कार्य था जो कि ठीक नहीं था, उसे भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, जो बहनें कर रही थी। तो राधाबाई ने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके साथ ही अन्य प्रथाओं का भी उन्होंने विरोध किया जो कि घातक थी, या कह सकते हैं कि विकास में हमारे बाधक थी। उन्होंने उसे भी खत्म कराया। और श्वरोरा नामक एक गांव में इस प्रथा की समाप्ति हुई और सबसे पहले वे खेती बाड़ी की ओर चल पड़ी। मतलब ये बहुत अनोखा परिवर्तन सिर्फ राधाबाई के कारण संभव हो सका कि उसके बाद इतने श्रम का काम करना, ये आपस मतलब वाकई बहुत मिसाल की बात है। क्योंकि कोई भी कोई काम छोड़ता है तो बस आराम करना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रेरित किया कि लोग खेती बाड़ी में जुट गए। जी। और राधाबाई दाई का काम करती थी। वे इतने प्रेम से, लगन से काम करती थी कि वे सबकी माँ बन गई थी। जन उपाधि के रूप में रेणु जी उन्हें राधाबाई डॉक्टर कहलाने लगी थी वो। और उनके सेवा भाव को देखकर नगर पालिका ने उनके लिए टांगे और घोड़े का उस समय इंतजाम किया था। और सन 1930 से 1942 तक हर एक सत्याग्रह में वे भाग लिया करती थी। ना जाने कितनी बार वे जेल गई थी। सभी, यहाँ तक कि जेल के अधिकारी भी उनका आदर करते थे, सम्मान करते सिर्फ उनके व्यवहार के कारण, है ना। और दाई का काम जो है हम बता दें कि मतलब बच्चे को जन्म दिलवाना, ये काम था। और इसीलिए शायद उनका नाम डॉक्टर लग गया उनके नाम के आगे। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरीके का आपातकाल वाला काम करती थी, उसके साथ साथ जन आंदोलन से जुड़ी थी, आजादी के लिए काम करती थी। ये दोनों मतलब बहुत ही विरोधी जैसी चीज है। लेकिन एक महिला के अंदर इतने सारे गुण होना उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और उस समय हम सोचते हैं आज के समय की बात, देखो मंजरी, होता यह है कि महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं और उन्होंने बराबर अपनी क्षमता का परिचय समाज को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल दे दिया है। और सन 1930 की बात है, कुछ सत्याग्रहियों को अमरावती जेल से रायपुर ले जाया जा रहा था और डॉक्टर राधाबाई अपने साथियों को लेकर स्टेशन पहुंची थी। और उनके हाथ में भोजन की थाली और दूसरे में तिरंगा झंडा था। अंग्रेज कलेक्टर ने लाठियों से प्रहार करवाया, लेकिन वे साहस से अधिक डटी रहीं। तो अब बाकी बात बाद में करेंगे, एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं मंजरी।
डॉक्टर राधाबाई ने कौमी एकता, स्वदेशी नारी जागरण, अस्पृश्यता निवारण, शराबबंदी और इन सभी आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कह सकते हैं कि सबसे आगे रहती थी। शराबबंदी का मोर्चा सबसे कठिन और मुश्किल भरा मोर्चा था। मादक पदार्थों को छुड़ाना आसान नहीं है, भट्टी बंद करवाना और भी मुश्किल काम है। जो महिलाएं ऐसे मोर्चे पर जाती उन पर लाठियां बरसती, उन्हें बाल पकड़कर घसीटा जाता था, उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन राधाबाई इसमें भी अपने साथियों के साथ में, जिनमें केतकी बाई, फूल कुंवर बाई, वो सब थीं, उसके साथ ये डटी रहती थीं और इसके साथ कई बार उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। जी, और अस्पृश्यता के विरोध में राधाबाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। सफाई कामगारों की बस्ती में वे जाती थी और बस्ती की सफाई किया करती थी, उनके बच्चों को बड़े प्रेम से नहलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। वे भेदभाव बिल्कुल नहीं मानती थी, वे सभी धर्मों की पूजा में लग जाती थी और खुद भोजन बनाकर खिलाती थी। और 2 जनवरी सन 1950 को राधाबाई जो थी वो इस संसार को छोड़कर चली गई और उनका जो मकान था वो बाद में एक अनाथालय को दे दिया गया था। और डॉक्टर राधाबाई जैसी महान वीरांगनाएं सदा पूजनीय एवं प्रशंसनीय रहेंगी। तो रेनी जी, जब भी हम ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके मुकाबले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और बल्कि हम जो अपना दैनिक कार्य जो करते हैं हम उसी में बड़ा अपने आप को महान समझ लेते हैं। उसमें थोड़ा सा भी कुछ हमने ज्यादा कर लिया, थोड़ी सिलाई कर ली या किसी एक से कुछ ऐसी प्रेरणादायक बात कर ली तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। जरा सोचिए कि ये लोग क्या थी, किस मिट्टी की बनी थी और किस तरह से उन्होंने जिया अपनी जिंदगी को, कि आज भी हम सबके लिए मिसाल है। और हमें लगता है कि हम इनकी बात को सुनकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल असंभव सा काम उन लोगों ने किया है। और रेणु जी, जो इन सबके माता पिता हैं उनको भी हम श्रद्धा से नमन करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी वीर संतानों को जन्म दिया। तो चलिए हम कुछ चलते हैं, देखते हैं। लेकिन इस संकल्प, देखो गीत तो सुनेंगे जरूर, लेकिन ये संकल्प के साथ कि आप भी अपने बच्चों में ये संस्कार दें और खुद भी जहां मौका मिले तो कहीं पीछे ना हटे। और कहीं ना कहीं जब हम कोई कर्म करते हैं तो कहीं से अहंकार नहीं आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, अपने अंदर से ये चीजें निकाल। जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं गीत की तरफ। घड़ी शर्माने की
घड़ी जब शर्माने की आती है तब शर्मा लेना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब जैसा मौसम हो, जहां आप खड़े हों, उस हिसाब से आपको व्यवहार करना पड़ता है और करना भी चाहिए, जी है ना। जी बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें होती हैं, या हम जैसे कहीं जाते हैं तो हम कैसे व्यवहार करें या कैसे कपड़े पहन कर जाएं, या हमारा, चलो अगर हम मेकअप करना चाहते हैं, अगर हमने कुछ पहना है, कुछ भी जिसको कहते हैं ना जेवर वगैरह, तो कुछ भी ऐसा, तो वो भी हमें स्थान समय इन सबको देखते हुए अगर हम करते हैं तो जाहिर है कि हमारा जो व्यक्तित्व है बिल्कुल अलग से निखर कर आता है ना। ये तो हम पहले आभा की बात कर रहे हैं कि जो छवि पड़ती है सबसे पहली, उसके बारे में, है ना। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि उसकी तरह हो जाएं, इसकी तरह हो जाएं, लेकिन भाई ये तो न सोचें आप तो ज्यादा बेहतर है ना। लेकिन कुछ भी हमने जैसे कहा कि पहनावा ओढ़ावा ध्यान रखना चाहिए, श्रृंगार पर ध्यान रखें, ये सब चीजें जो हैं आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, और खुद अवलोकन करना चाहिए कि आप क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकती हैं। बिल्कुल, है ना। और उसमें मुझ में किस बात की खासियत है, किस बात की कमी मुझ में कितनी है, मैं कितना सुधार सकती हूँ। जरूरी नहीं कि आप उसके जैसे पहनावे या अन्य बातों की चीजों पर खर्चा करें। आप सादगी में भी सुंदरता ला सकती हैं। आप अपने अच्छे विचारों से, ज्ञानपूर्ण बातों से, और उठने बैठने के सलीके से, और सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाकर भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। और इसके लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती। आप अपने अंदर खुद को इतना अच्छा सोचें कि सामने वाला आपको समझने लग जाएगा। लेकिन समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे पहचान जो है वो बन जाती है। बिल्कुल, शिक्षा तो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र जैसा है, सबसे बड़ा अस्त्र है, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के सारे रास्ते खुल जाते हैं इससे। और जैसे कि अगर हम शिक्षित हो गए तो कहना चाहिए ना कि एक ज्ञान चक्षु खुल जाता है, आपके विचार करने का तरीका, काम करने का तरीका बदल जाता है और बहुत बेहतर होता जाता है। इसके संग संग निरंतर पठन पाठन भी करते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और खत्म हो गई बात, पढ़ते रहना चाहिए। पुस्तकों से अच्छा कोई भी मित्र नहीं होता, ये तो हम बराबर बताते हैं। और विद्या भी एक ऐसा धन है जिसे कोई भी न चुरा सकता है, न बांट सकता है, और बांटे भी आप तो कम नहीं पड़ता और बढ़ता ही जाता है। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों को हमें आत्मसात करना चाहिए। वैसे तो हम, जैसे हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि ऐसे बन जाए वैसे बन जाए, यानी कि नकल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी असल बुद्धि जो है कि वो एक खेत की मिट्टी की तरह उपजाऊ होती है, जिसमें कि आप नित्य नए, हर क्षण नवीन ज्ञान के विचार जो हैं वो उसमें आप बोते रहते हैं, और उनसे नए नए विचार आते रहते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है ना, क्यों हम नकल करें, है कि नहीं। तो भाई हम कौन से कम है, क्योंकि भगवान ने या प्रकृति ने हमें सब कुछ बराबर से दिया हुआ है, वही 24 घंटे दिए हैं, वैसे ही आँख कान नाक सब दिया हुआ है। तो बेहतर है कि हम अपने में किस तरह से अपने आप को किन किन चीजों से सजा सकते हैं। जैसे हमने शिक्षा की बात की, ऐसे ही अच्छा व्यवहार है, सदाचार है, विनम्रता है, इन सब चीजों से हम अपने में निखार ला सकते हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, और आत्मविश्वास से भरे हों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। खासकर महिलाओं में ये गुण जरूर होना चाहिए। और कुछ ऐसा नहीं कि सब महिलाओं में नहीं होता, या होता है, सब में होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। खूबसूरती कहते हैं कि उतनी मायने नहीं रखती है जितना आत्मविश्वास। जो जीवन के हर स्तर पर कैसे रहना है, कैसे समस्याओं को हल करना है, इन सभी बातों पर वो बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि सही प्रयास व आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी क्षेत्र में जाने की सोचती हैं तो आप जा सकती हैं, या कार्य करना चाहती हैं तो आप कार्य भी कर सकती हैं। बिल्कुल, ये तो हो गई बात कि आत्मविश्वास हमारा बहुत बड़ा श्रृंगार हो सकता है। इसी तरह से बोलने की कला, भाषा, शैली, ये जो है हमारी खुद की अलग पहचान बन जाती है जब हम कुछ इस तरह से इन सब चीज़ों पर कार्य करते हैं या ध्यान देते हैं। आपकी मतलब बातचीत में आप कितने निपुण हैं, चलिए ये आप सोचेंगे कि नहीं हम नहीं बोल पाते, लेकिन कम से कम अगर आप बोल सकते हैं तो उसमें सुधार तो ला सकते हैं, मतलब शालीनता ला सकते हैं, सरलता, अच्छा बोले, है ना, ये सरलता से बोल सकते हैं, विनम्रता उसमें रहेगी तो पता चलेगा। ऐसे ही आप नई नई और उसमें जो शब्दों का बढ़ाएं कि कौन से शब्द जो है वो सुनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसका मायने थोड़े थोड़े से पर्यायवाची होते हैं सभी शब्दों के, लेकिन सबके थोड़े थोड़े से, जिसको कहते हैं ना, स्तर अलग अलग होता है। तो आप बेहतरीन कौन सा शब्द है जो इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से बातों में अगर आपके जो कहते हैं ना कि गंभीरता हो, गूढ़ता हो, सच में कुछ उसका मतलब निकलता हो, यूं ही उड़ी उड़ी बातें करना, कहीं से कुछ सुन लिया बोल दिया, वो न करें तो बेहतर है। जब तक कि आप उसे आत्मसात न कर लें, समझ न लें, तब तक न बोलें, है ना।
तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके बोलने, खड़े होने, चलने, हंसने के अंदाज से भी आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। खासकर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपने व्यक्तित्व के प्रति कितनी सजग हैं, या परिवार में भी इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा व्यर्थ में बोलने से अच्छा कम बोलना। इसीलिए ध्यान रखें कि क्या, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है। ऐसे ही ये भी ध्यान रखें कार्यक्रम में कब बोलना है, कब गाना बजाना है मंजरी। तो बस आप समझ जाइए कि क्या करना है। यानी कि आप अपने केसरिया रंग में रंग जाइए, बाकी दुनिया किसी भी रंग में रंगी हो, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब जैसे तुमने मौसम के लिए कहा, तो हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं कि भाई गर्मी का मौसम आ गया, बारिश मतलब क्या कहना चाहिए, गर्मी बरस रही है, कोई कह रहा सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है, कहीं भी घूमने जाओ बड़ा अच्छा रहता है, मजा आता है, कुछ खाने पीने में भी मजा आता है। कोई कह रहा है कि बसंत ऋतु बहुत अच्छी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट, थोड़ी थोड़ी ठंडक, और गर्मियों में आप चले जाएं सर्दियों वाली जगहों पे फिर लौट के तो घर पे ही आना है, लौट के तो घर आने ही आना है। और देखिए ना, हम लौट के आ जाते हैं अपने संदेश की तरफ। बिल्कुल, एक संदेश भेजा है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
बहुत ही साधारण व्यक्तित्व लेकर इस धरती पर आते हैं, किंतु अपने पुरुषार्थ से चमक जाते हैं। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। हमारा चरित्र ही यह बताता है कि हम वास्तव में क्या हैं, जबकि हमारा सम्मान केवल यही दर्शाता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और यही हमारे एक साथी ने और लिखा है कि मेरे विचार से व्यक्तित्व को संवारने के लिए अपडेट रहना जरूरी है। नई चीजों या विचारों की खोज आपको औरों से अलग बना सकती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। लेकिन मंजरी, अलग बनना दूसरे से और एक अच्छा बनना में थोड़ा सा फर्क है। और ये जो सदाचार है, अच्छा व्यवहार है, सच बोलना, ईमानदारी से रहना, दिल साफ रखना अपना, तो ये चीजें जो हैं वो हमेशा शाश्वत हैं। मतलब कभी भी ये अपडेटेड है और इनको बना के रखने के लिए भी आपको सावधान तो रहना ही है कि हम जो हैं, हमारे जो विचार हैं वो एकदम ठीक रहें। वो अगर कभी बाई चांस दूषित होते हैं तो आप उस पर विचार कर ले, एकांत में बैठ करके, तो आपको सफाई कर लीजिए, बस सफाई कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए। बिल्कुल जी। तो देखो ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है, अभी हम जैसे तुमने कहा, अब इसी से बात निकलती है कि इसके लिए सजग रहें, प्रयास करें। तो क्या हम जब खराब बनते हैं तो उसके लिए प्रयास नहीं करते? उसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत, उसके लिए तो बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। बल्कि सहज सरल रहने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप मौलिक रूप से सहज सरल थे। तो ये सारी चीजें तो हमने ओढ़ी हुई हैं। और सच बात है, वैसे भी कहते हैं ना कि झूठ जब बोलते हो आप, तो उसके बाद आपको याद रखना पड़ता है कि अरे उस समय ये बोला था। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर वक्त आपको आवरण पहनना पड़ता है चेहरे पर, कुछ कुछ बनावट ओढ़नी पड़ती है। जबकि आप जैसे हैं अगर वैसे ही रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आपने सच बोला है तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमने पिछली बार क्या बोला था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। तो बस मन की बात करना चाहिए, है कि नहीं? और बस मेरा मन तो अब चल रहा है व्यंजनों की तरफ। ये देखो, इनको बस पेट में गुड़गुड़ होने लगी। चलो बता दो क्या बता रहे हैं? आज कुछ थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आ ही गया है, तो कुछ ठंडी ठंडी चीजों की बात हो जाए तो आज हम बताएंगे लेमन आइस टी। अरे वाह। तो इसकी सामग्री है कि 2 कप पानी आपको लेना है, शक्कर अंदाज से लेना है, 1 नींबू, 2 इंच का टुकड़ा लेमन ग्रास की पत्ती का, और घर में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्ती। और अगर आपकी चाय की पत्ती थोड़ी सी बड़ी पत्तियों वाली है तो बहुत अच्छी रहेगी। लीफ है जो कहते हैं ना, जो खुशबू के लिए रखते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी। और बर्फ के टुकड़े लेने हैं। तो इसको बनाना कैसे है कि चाय के बर्तन में पानी डालकर आपको उबालना है। और लेमन ग्रास, चाय के बर्तन में, सादी पतीले में नहीं कर सकते? हमारे पास ना हो तो हम कढ़ाई में कर लेंगे भाई। नहीं, कढ़ाई में बस मत करें, भगोना कोई भी ले ले। ज्यादातर चाय के बर्तन लोग उठाते उसी तरफ हाथ जाता है ना रेणु जी, इसीलिए मैंने कहा। तो एक बर्तन में पानी डालकर उबाल लें, उसमें आप लेमन ग्रास, शक्कर डालें, एक उबाल आने पर आप उसे रोक दें, गैस बंद कर दें। अब इसमें आपकी जो चाय की पत्ती है वो आप उसमें डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए आप उसको ढक कर रख दीजिए। और अब इसे फ्रिज में आप खूब ठंडा होने के लिए रखें। और जब आपको किसी को पिलाना है तो आप एक ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और ये ठंडी चाय आप छान करके उसमें डाल दीजिए और सर्व करिए। क्या बात है। तो मेहमान भी खुश और हम भी खुश। हाँ, बड़ी आसानी से बन रही है। आसानी से बन गई। सच बात है। नहीं तो वो दूध डालो ना तो उसमें सब चिपक जाता है। तो अब हमने तो ये बता दिया, अब आप क्या एप्पल खीरा मिक्स बता देते हैं हम, है ना? जी। तो इसमें 1 खीरा चाहिए और 1 सेब, 2 बड़े चम्मच बारीक हरी धनिया कटी हुई चाहिए और आधा चम्मच नींबू का रस चाहिए। 1 उबला हुआ आलू ले लीजिए, आधा कप मूंग, अंकुरित हो तो और अच्छा है, नहीं तो सादी भी चलेगी भीगी हुई, और 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने। नमक स्वाद के हिसाब से लें और पिसी हुई काली मिर्च भी चाहिए। तो खीरा जो है छोटे छोटे आकार में काट लें, पहले तो छिलका हटा लें उसको, और चाहे तो अगर बहुत मुलायम है तो आप बिना छिलका हटाए भी आप कर सकती हैं, अच्छा लगेगा। अंकुरित मूंग को थोड़े से पानी में 2 मिनट के लिए पका लें, हल्का सा उबाल लें और उबले हुए आलू छीलकर काट लें। सेब के टुकड़े कर लें, यानी उसको भी काट लें छोटे छोटे चौकोर चौकोर, और इन सभी को एक बाउल में डाल के मिला दें। और फिर उसके बाद इसमें मूंगफली के दाने भी डाल दीजिए, उसको भी मिला दीजिए। अब सारी बची हुई सामग्री जो है उसमें धनिया, नमक, नींबू, काली मिर्च डालकर एक कर लीजिए, उसको अच्छे तरह से मिला लीजिए। और आधे घंटे अगर आप चाहें तो फ्रिज में रखें, और नहीं तो आप तुरंत वैसे भी खा सकती हैं। तो ये तो हो गया बहुत पौष्टिक नाश्ता है, चाहे तो आप सुबह खाइए, शाम को भी आप खा सकते हैं। तो बस सब खाते हैं, सब बहुत आसान है ये वाला। हाँ, इसीलिए कि किसी को दिक्कत ना हो, आराम से बनाए। तब तक हम लोग एक गीत भी सुनना। अरे वाह,
जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। तुझको क्या मालूम कि तेरी सूरतिया मासूम जादू ढार गई, तुझको क्या मालूम कि तेरी सूरतिया मासूम जादू ढार गई, पहली पहली बार हुई जब सैया के चार में दिल हार गई, मैं ना भूलूंगी वो बात, मुझे याद है वो रात जब अखियों में रैन बिछाई सगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। दो नैनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किसको पता, दो नैनों की भूल बनेगी उल्फत का एक फूल था ये किसको पता, लाख किया इनकार मगर जब होना ही था प्यार वो तो हो के रहा, आंखों आंखों का ये मेल मैं तो समझ थी खेल, तूने भैया पकड़ ली तो फिर मैं डरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल से हौले हौले जाने नैन तेरे क्या बोले, तेरे नैनों ने दिल में बना ली नगरी, जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी। तो बस देखिए रेणु जी, आम का मौसम है तो क्यों ना हम आम के पन्ने के बारे में बता नहीं देते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि जादूगरी की देखो बात हुई है और व्यक्तित्व की जब तुमने बात की तो हमारी साथी ने लिखकर जो भेजा है वो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़िए। क्योंकि इन्होंने लिखा है सुंदर व्यक्तित्व एक नजर में जो आंख में मन में भा जाए, आपकी चाल ढाल, उठने बैठने का सलीका, आपकी अपनी बात को अभिव्यक्त करने बोलने के अंदाज, आपके मेकअप, आपके कपड़े पहनने का सलीका, चेहरे की सौम्य मुस्कान, आत्मविश्वास से भरा आपका दमकता चेहरा, ये सभी सुंदर पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के दायरे में ही आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका व्यक्तित्व बहुत महंगे कपड़े, बहुत मेकअप से ही झलके, वो आपकी बोलचाल, आपकी भाषा में झलक जाती है, जिसे जेंटलमैन स्मार्ट लेडी के संबोधन से कहा जाता है, संबोधित किया जाता है ना। जी, क्या बात है, बहुत अच्छा कमेंट जी। था ये। तो मतलब अब कुछ अच्छी डिश बता दोगी तुम? ठीक है, हाँ, ठीक है। बता देते हैं, आम का पन्नी बता तुरंत। देते हैं। क्या बात तो है। इसकी सामग्री है कि कच्चे आम 4 लेने हैं, चीनी 150 ग्राम या अंदाज से, पुदीना की पत्तियां 10-15 कटी हुई, भुना जीरा 2 बड़े चम्मच, काला नमक, सादा नमक अंदाज से, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, पानी 6 या 4 गिलास जो भी आपको डालना हो, और कुछ बर्फ के टुकड़े। आम को आप पानी में उबालकर ठंडा होने पर छील लीजिए, उसकी गुठली निकाल दीजिए और इसको मिक्सी के पॉट में डाल करके चीनी, नमक, सादा काला
नमक, सादा नमक, काला जीरा, भुना हुआ पिसा भुना हुआ हुआ जीरा। जीरा और पुदीने की पत्तियां, सबको डालकर आपको पीस लेना है। उसमें काली मिर्च भी आपको डाल देनी है। इसको पेस्ट को आप निकाल लीजिए और किसी जग में या भगोने में, और अंदाज से पानी आप मिक्स करिए और बस इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर आप तुरंत पिलाना चाहते हैं तो तुरंत पीजिए, नहीं तो आप इसको बाद में भी पी सकती हैं। और अगर इसमें आपको थोड़ा सा चटखारापन लाना है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकती हैं। और देखो एक बात और है कि जैसे कि तुमने बताया ना, तो अक्सर क्या होता है कि आप जो छिलका जैसे उतार के उसका गूदा निकालना है तो आप उसको पहले ही खूब पिलपिला कर लें, तो उसका रस वैसे भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये 4 आम का चाहें तो, अगर आप छोटा परिवार है तो इसको निकाल के गुदा इसका फ्रिज में रख दें, उसमें नमक आदि ना मिलाएं और पुदीना अलग पीस कर रख लें, तो जब मर्जी हो आपने 2 चम्मच दोनों चीज मिलाई और तैयार कर लिया आपने आम का पन्ना। आसान तरीका है। और इसके संग संग एक बात और है, जैसे कि पानी की जो बात है, मात्रा इसलिए कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ आम बहुत खट्टे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, तो ये आपको बीच बीच में चखते रहना पड़ेगा। हो सकता है बनाते बनाते आपका पेट भर जाए, है ना, क्योंकि बार बार आप चखेंगी तो चखती रहे, बनाती रहे। चखने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है और दाल चावल रोटी के संग भी बहुत अच्छा लगता है। एक बात और कि जब इसको बनाए तो पानी पूरी भी खा सकते हैं। ये पानी पूरी का पानी भी बहुत बढ़िया होता है। क्या बात है, एक आपने बिल्कुल बढ़िया व्यंजन बता दिया है। तो बस इसके बाद और कौन सा? एक और बताओ तुम, हमने देखो बता दिया उसको। ये आम वाला पना तो मैंने ही बताया। अच्छा। हाँ, और क्या? चलिए ठीक है, तो फ्रूट सलाद बता देते हैं। तो इसमें आपको लेना है 1 सेब, 1 केला, आधा कप अंगूर कटे हुए लेने हैं। आप भी इसे चीर लीजिए और हरे और काले दोनों ले सकते हैं। और 1 कप अनार के दाने हैं। खरबूजा लीजिए, संतरे की फाक कटी हुई, बीजे निकाल के लीजिए। अनानास से कटोरी लीजिए और 1 कप किशमिश, भुनी बादाम, भुने काजू, अखरोट, 2 अंजीर के टुकड़े, ये करीब 1 कप के आसपास होने चाहिए। और नींबू का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच और दरदरी काली मिर्च, काला नमक, सादा नमक अंदाज से, और पुदीने की पत्तियां कटी हुई। इन सबको आप अच्छे से टुकड़े में कर लीजिए और एक बाउल में डालकर मिक्स करिए और फ्रिज में खूब सारा ठंडा करके तब आप इसे ले सकते हैं। तो वाह क्या बात है, ये तो बहुत स्वादिष्ट हुआ। लेकिन अगर चाहें तो आप किशमिश को पहले से आप पानी में भिगो देंगी, अगर 2 घंटे पहले, तो वो और फूली हुई सी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, मीठी मीठी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप ये तो सलाद जो है वो केवल फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट सलाद हो गया। क्या और इसी तरह आप बनाना चाहें तो पपीते का शरबत भी बना सकती हैं। पका पपीता लेके आप उसको छील लीजिए, बीजे निकाल दीजिए और मिक्सी में थोड़ी सी 2 चम्मच चीनी डाल के आप पीस लीजिए और बर्फ के टुकड़े उसमें डाल दीजिए क्रश करके, तो ये आपके पास पपीते का शेक तैयार हो गया। तो यानी कि कुछ ना कुछ आपके पास जो करती रहिए जो भी फ्रूट्स पड़े बनाती रहिए, सबको पिलाती रहिए। और भाई गर्मी का मौसम है तो ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें और ध्यान रखें कि पानी बहुत पिएं, क्योंकि इस समय जो है बहुत त्वचा भी सूखती है, मुंह सूखता है, और इसलिए पानी का जरूर ख्याल रखें और समय का भी ख्याल रखें, है ना। तो बस समय तो नहीं समय अभी नहीं खत्म हुआ है। तो चलिए एक हम और बता देते हैं कि नींबू का शरबत कैसे बनाना है। एक बॉटल लेनी है कांच की, उसमें आप पूरी चीनी भर दीजिए, जितनी आ जाए गर्दन तक उसकी बॉटल के, और उसमें खूब सारा नींबू का रस निकाल के, करीब आधा किलो नींबू का रस छान लीजिए और उस बोतल में पूरा भर दीजिए इस चीनी के ऊपर, और बस उसका ढक्कन लगा के आप धूप में करीब 30 दिन के लिए छोड़ दीजिए। वो अपने आप घुल जाएगा, बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा उसका। अब वो आप बॉटल फ्रिज में रखिए, जब कोई आए तो थोड़ा सा वो और थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ा सा वो मिला के दे दीजिए और तैयार हो जाएगा। तो भाई ये शिकंजी जैसा तैयार हो जाता है। इसको आप 2 चम्मच मिलाएंगी और ज्यादा जरूरत पड़े तो शक्कर मिलाएं। गर्मी का दिन है तो भाई चीनी अगर आप शक्कर पीस कर रख लेंगी तो कुछ भी बनाना हो तो बड़ा आसान रहेगा। लेकिन फिलहाल हमारे भागने का समय हो रहा है। बिल्कुल भागने का समय हो रहा है, तो लेते हैं सभी से इजाजत।